हमारी इस धरती पर ज्यादातर चीजें एलिमेंट से बनी होती हैं और इन सभी एलिमेंट्स की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। यहां तक कि तुम भी बस कुछ एलिमेंट्स से बने हुए ढांचे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो भाई लोग इस एलिमेंट्स की स्टडी यानी केमिस्ट्री को थोड़ा विस्तार में देखते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले हैं उनको पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बिठा दिया गया है और सबको दिया गया है एक एटॉमिक नंबर, जो कि उस कंपाउंड में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं। और अधिकतर जगह पे ये देखा गया है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन वाले काफी सारे कंपाउंड्स सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेकिन एटम का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? तो हमें नील बोर ने बताया कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और उसके चारों तरफ घूम रही होती है ये चीज, हाँ इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। वैसे असल में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, ऐसा होता है, मगर ये एक रियल मैस है, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में एक एटम का साइज अलोंग द पीरियड तो कम होता है पर डाउन द ग्रुप बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो एक रूल है इस यूनिवर्स का कि हर चीज स्टेबल होना चाहती है और एटम्स के साथ भी ऐसा ही है। तो हर एटम स्टेबल होना चाहता है और वो तभी हो सकता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके लिए एटम पेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। और जब तक वो बॉन्ड नहीं बनता उसके ऊपर एक चार्ज रहता है, यानी एटम के ऊपर एक चार्ज रहता है जिसे हम उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। एक पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स की सेम वैलेंसी होती है। चार्ज हुए एटम को हम आयन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और नेगेटिव चार्ज को एनायन। तो जब दो एटम मिलते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि कई बार न्यू कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पुराने वाले से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे कि क्या हो अगर Na जैसे खतरनाक बेस को HCl जैसे खतरनाक एसिड से मिला दिया जाए, क्या बनेगा? और भी खतरनाक? नहीं, नमक, खाने वाला नमक भाई, सफेद नमक। एनीवेज, तो आखिर ये एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयोनिक बॉन्ड्स की। तो इसमें एक एटम बहुत ही ज्यादा दानवीर बनकर अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे एटम को दान दे देता है जिसको कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पर कई बार क्या होता है कि कोई भी दानवीर होता नहीं है दोनों में से, और ना ही कोई भी भिखारी होता है। तो दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा एक और बॉन्ड होता है जिसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसे मेटल अपने आप में ही बनाते हैं। बॉन्डिंग की एक और खास बात है जो तुम्हें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग तरह से बॉन्ड किए गए एटम से अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और इन अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म को हम आइसोमर्स कहते हैं। और हाँ, डेफिनेटली ये अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के आइसोमर होते हैं, पर एकदम अलग प्रॉपर्टीज में। और मैंने कहीं नहीं ऐसा सुना कि भाई किसी ने ग्रेफाइट की पेंसिल उठाई और बोला कि भाई ये हीरा है। मगर अब सवाल ये आ जाता है कि हम केमिस्ट्री में किसी भी चीज को मेजर कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक अनमोल चीज आ जाती है जिसे हम मोल कहते हैं। ये हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है, जो कि एग्जैक्टली ये अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो मेनली तो 3 टाइप्स के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड्स, जिसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। सेकेंड, लिक्विड्स, जिसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव तो करते हैं पर एक फिक्स्ड वॉल्यूम में रहते हैं। और थर्ड आ जाते हैं गैस, जिसमें पार्टिकल्स भैया अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, उनको जितनी वॉल्यूम दोगे वो उतनी ले लेंगे। तो कंपाउंड्स को जब केमिकली रिएक्ट किया जाता है तो वो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, पर जब उन्हें फिजिकली मिलाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पर हेट्रोजीनियस में हमें दोनों सब्सटेंस आराम से दिखाई देते हैं। मिक्सचर की बात करते हैं खत्म, और अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस होती हैं
एटम्स की एनर्जी को डिक्रीज करना और स्टेबल होने के लिए। केमिकल रिएक्शन काफी अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शन टेक प्लेस करने के लिए सभी के पास एक्टिवेशन एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और काफ़ी जगह पे एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्ट करने के लिए इनफ नहीं होती है। भाई बात तो बिल्कुल सही है, अगर ऐसा होता तो लकड़ी और ऑक्सीजन अपने आप ही रिएक्ट हो जाती और हमारा पूरा प्लेनेट शायद अभी आग का होता। तो जब रिएक्शन हो नहीं पा रही होती है तो रिएक्शन को कराने वाला एक सेवियर आता है, जिसे हम नाम देते हैं कैटलिस्ट। ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में एक बात और जान लो, जब भी एक रिएक्शन रिवर्सिबल होती है विद सेम स्पीड इन बोथ डायरेक्शन, तो हम उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है रिएक्शन होते हुए भी नहीं हो रही होती। अगर तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर रेगुलरली रिएक्शन चल रही होती है। चलो खैर, अब अगली चीज पे चलते हैं। तो दो साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड और लौरी जी ने हमें बताया कि जो मॉलिक्यूल्स H+ को डोनेट करता है वो एसिड है, पर जो भी H+ को एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहते हैं। और यही है एसिड बेस थ्योरी। एसिड की एसिडिटी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम उसके अंदर के हाइड्रोनियम आयन को मेजर करते हैं, जिसे हम pH कहते हैं। मैथमेटिकली उसे निकालने का फॉर्मूला होता है pH - log into वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। pH का कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि कोई भी जिसके पास pH 7 से कम है उसे हम एसिड डिक्लेयर कर देते हैं, और जिसके पास 7 से ज्यादा है उसे बेसिक, और जो भी 7 पे होगा उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। हमने शुरू में देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो क्या होता है? हाँ, नमक बनता है, टेबल सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस भी रिएक्शन में एसिड और बेस मिलकर के एक सॉल्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जब बात आ चुकी है सॉल्ट की, यानी नमक, तो नमक हमारा बना हुआ था Na और Cl के बीच। Na और Cl के बीच के आयोनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन वहां एक और चीज होती है, वो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है, Na ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, पर Cl रिड्यूस होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो चीज ऑक्सीडाइज होती है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो चीज रिड्यूस होती है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ओके ओके ओके। तो भाइयों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।